होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है। फाइन, वी हैव सीन द ऑटो साइकिल, द प्रीवियस लेक्चर। ऑटो साइकिल हमने देखा था, व्हिच इज द आइडियल साइकिल फॉर द स्पार्क इग्निशन इंजन। ओके, ये उसका कुछ पीवी और टीएस डायग्राम था, सम मिरर इमेज। उसकी प्रोसेस थी, कैसे प्रोसेस हो रही है, उसकी थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए इक्वेशन था, जिसमें हम बेसिकली थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन जानते हैं। देखो, इसको याद कैसे रखना है कि हमको थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन जो है वो पता है, isn't it? It is net work done divided by Q in, heat supply। तो ये नेट वर्क डन जो है वो Q in माइनस Q out होता है, उसकी वजह से आपको ये मिलेगा, है ना। अभी आपको चाहिए क्या, Q out और Q in, दो चीज चाहिए। वो आपको कैसे मिलेगी, तो वो यहाँ से मिलेगी आपको, है ना। Q out जो है वो 4-to-1 प्रोसेस के लिए है और वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो CV T4 माइनस T1। ओके, उसी तरह Q in 1-to-2 प्रोसेस है, तो वो आएगा आपका CV T2 माइनस T1, बिकॉज वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, दैट इज वाई। फाइन, ओके। उसके बाद हमने ये वाला स्टेप किया था, और के को हमने गामा बोला था, क्योंकि आपकी बुक के अंदर के जो है वो गामा है, isn't it? यहाँ पे वो लोगों ने के लिया है। फाइन, उसके ऊपर से हमको एफिशिएंसी मिली थी 1-1/r⁻² गामा माइनस 1। तो क्या करना है यहाँ पे, गामा r⁻² गामा माइनस 1। और यहाँ पे एक और टर्म जो है वो ऐड हुआ है, विच इज कॉल्ड एज आर। ओके, वो आर को हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। ये कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन मिनिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ तक जा सकता था आपका, तो यहाँ पे आपको फिगर से पता चलेगा। ई डायग्राम जो है उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है, आइदर V1 और आइदर V4, है ना। तो हमने V1 लिया, और मिनिमम वॉल्यूम कितना है, 2 या फिर 3, मतलब V2 या फिर V3। तो हम V1/V2 या फिर V4/V3 ले सकते हैं। R इज इक्वल टू, isn't it? ओके, तो ये हो गया एफिशिएंसी फॉर दी ऑटो साइकिल। उसके बाद हमने उसके कंप्रेशन रेशियो और नॉकिंग के बारे में डिस्कस किया था कि भाई नॉकिंग क्यों होता है। वो नॉकिंग हम उसको रिड्यूस करने के लिए एंटी नॉकिंग फ्यूल जो है वो यूज करते थे। फाइन, उसके बाद डीजल साइकिल, another one of the important theory which is diesel cycle। ये diesel cycle जो है, it is ideal cycle for the compression ignition engine। देखो, ideal cycle for the compression ignition engine। compression ignition को हम short form में CI बोलेंगे। क्या बोलेंगे, CI। ओके, सो इट इज फॉर द CI engine, जिसके अंदर आपका डीजल यूज होता है, ओके, एज अ फ्यूल। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे पुट ऑन किया है। उसमें क्या लिखा है मैंने, डीजल साइकिल इज आइडियल साइकिल फॉर दी CI रेसिप्रोकेटिंग इंजन। जो आपका बाइक का या गाड़ी का इंजन होता है वो रेसिप्रोकेटिंग होता है, मतलब उसके अंदर पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट करता है, ऊपर नीचे होता है ना। इट इज रेसिप्रोकेटिंग, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकेटिंग इंजन। CI engine is proposed by the Rudolf Diesel in 1890। ओके, सो यहाँ पे गैसोलीन इंजन में क्या होता था, अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। देखो, कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता था उसके दौरान आपका मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल जो है वो कंप्रेस होता था, isn't it? ओके, अभी यहाँ पे उसकी वजह से हमको कंप्रेशन रेशियो जो मिलता था विच इज लिमिटेड बाय द ऑनसेट ऑफ ऑटो इग्निशन और इंजन नॉक। ओके, तो वो इंजन नॉक होता था उसमें। लेकिन डीजल साइकिल में क्या होता है,
ओनली एयर इज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं फिगर से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है पीवी डायग्राम में, ये आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, ओके। और ये जो है 223 आपका कंबशन प्रोसेस, फाइन। तो ये देखते हैं 122 और 223। तो ये प्रोसेस जो है, इसमें मोस्टली जो 223 प्रोसेस आएगा वो कंबशन प्रोसेस है। मैंने आपको बोला था पिस्टन ऊपर जाता है, स्पार्क होता है, isn't it? तो यहाँ पे कंप्रेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एयर इन हो रही है। क्या इन हो रही है? सिर्फ और सिर्फ एयर इन हो रही है। कौन से साइकिल में? डीजल साइकिल में। लेकिन ऑटो साइकिल के अंदर यहाँ पे जो इन होगा वो क्या होगा? एयर और पेट्रोल का मिक्सचर, क्लियर। और जब डीजल होगा तो सिर्फ उसके अंदर एयर ही इन होगी, फाइन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। So only air is compressed during the compression stroke of diesel cycle, which eliminate the possibility of auto ignition. Okay, जिसकी वजह से यहाँ पे auto ignition जो है उसकी possibility कम रहेगी. Therefore, diesel engines can be designed to operate at much higher compression ratio. तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका कंप्रेशन रेशियो जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा डीजल इंजन के अंदर, विच इज बिटवीन 12 एंड 24, फाइन। ये उसकी प्रोसेस है, आप देखोगे 1 to 2 process is isentropic compression process which is same as in the petrol cycle या फिर auto cycle, okay। 2 to 3 constant pressure heat addition। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऑटो साइकिल के अंदर 2 to 3 ऐसे जा रहा था, isn't it? यहाँ पे वो जो था वो कांस्टेंट वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस के अंदर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। आई होप आप ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइन। उसके बाद 3 to 4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन वो सेम था जैसे ऑटो साइकिल में हो रहा था, isn't it? फाइन। और 4 to 1 प्रोसेस वो है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, तो वो भी सेम है जैसे ऑटो साइकिल में था। तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 2 to 3 में है जहां पे आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है, isn't it? That you have to be mentioned in the diagram of PV, fine, okay। तो उसी तरह उसका टीएच डायग्राम है। टीएच डायग्राम में उतना फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है एक्चुअली। जैसे ऑटो साइकिल के टीएच डायग्राम था उसी तरह यहाँ पे आपका डीजल साइकिल का टीएच डायग्राम है, isn't it? तो फर्क सिर्फ यहाँ पे है, वो नोट करना। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बताओ। ओके, फाइन। चलो, तो जैसे हमने ऑटो साइकिल में किया था कि भाई हम थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करते थे, उसी तरह यहाँ पे डीजल साइकिल के लिए भी हम थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, जिसका इक्वेशन तो आपको पता ही है, दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, मतलब डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय क्यू इन, इजंट इट? क्यू इन, फाइन। तो यहाँ पे डब्ल्यू नेट फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? जो इन है और आउट जो है हीट का, वो हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा, जिसको ये आपकी बुक का इमेज मैंने लिया है, तो यहाँ पे वो आएगा Q1 और Q2, फाइन। तो वो हम लेंगे। सो पर्टिकुलरली ये केस के अंदर आपको राइटअप ऐसे लिखना है जिसके अंदर आपको Q1 क्या है? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस which has been written as isobaric process in your book, fine। अब उसको कांस्टेंट प्रेशर भी लिख सकते हो जैसे हमने पहले देखा। Q2 क्या होगा? Q2 जो होगा वो आपका Q आउट होगा, which is the heat rejection from the system, okay। तो वो होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और कांस्टेंट वॉल्यूम को आप आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हो, which is process 4 to 1, isn't it? और उसके जो टेम्परेचर्स आएंगे वो और उसके वॉल्यूम आएंगे वो,
You have to mention temperature, volume, pressure and heat supply and heat rejection. Fine. Pressure यहाँ पे mention नहीं किया है, लेकिन आप mention कर सकते हो. Okay. तो हम देखेंगे Q1 और Q2 के बारे में, जो हमने ऑटो साइकिल में Q in और Q out लिया था रिस्पेक्टिवली. आपको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार फिगर में. हमारी ये जो फिगर है, इसमें ये Q in है, isn't it? इसको हम क्या लेंगे? अकॉर्डिंग टू योर बुक Q1 लेंगे. ओके, जो हीट सप्लाई हो रही है इसको. और Q out मीन्स हीट रिजेक्शन, और उसको हम लेंगे Q2. फाइन. ये हो गया क्लियर माइंड में? अभिषेक, अतुल, पटेल, आयुष, समर्थ, शुभम, हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. चलो, तो Q1 फाइंड करते हैं. यहाँ पे देखो, Q1 जो है वो यहाँ पे है आपका हीट सप्लाई, विच इज फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3. ओके, तो ये 2 to 3 प्रोसेस के दौरान आप समझो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो उसका Q1 क्या आएगा आपका? जैसे हम उसमें लिखते थे ना ऑटो साइकिल में, इट इज CV T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 लिखा था, तो यहाँ पे CV की जगह पे CP हो जाएगा. ओके, और T3 माइनस T2 होगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आपको समझना कहाँ पे था पता है? यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे CP क्यों लिखा. तो CP मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. दैट इज अ मेजर चेंज इन बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड. ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा. मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं समझ आया हो तो मुझे स्टॉप करना. राइट. उसके बाद Q2 जो है वो CVDT आएगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका Q2 जो हीट रिजेक्शन हो रहा है, विच इज फ्रॉम प्रोसेस 4 to 1, आप यहाँ पे देखोगे तो. फाइन. और वो कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस. कौन सी? कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम को हम आइसोकोरिक बोलते हैं. फाइन. ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस के दौरान उसको हम कैसे लिखेंगे? Q2 इज इक्वल टू CV. CV क्यों लिखा हमने? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम. तो CV T4 माइनस T1. फाइन. तो ये हो गया. और W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, मतलब Q in माइनस Q out होता है, जो हमने देखा था. तो दैट थर्मल एफिशिएंसी वी कैन फाइंड बाय दिस W, मतलब Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर क्या आएगा? Q1 माइनस Q2, क्योंकि वो W नेट है Q1 माइनस Q2. और नीचे क्या आएगा? हीट सप्लाई विच इज Q1. ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा. मैं इसको रब करके आगे बढ़ रहा हूँ. फाइन. हो गया. देखो ये अभी Q1 की वैल्यू जो है हमने वहां से फाइंड की, ग्राफ से वो पुट ऑन करनी है. दैट्स इट. ओके, क्लियर? उसके बाद क्या होगा? देखो, मैथमेटिकल स्टेप है, मैं बहुत नहीं जाऊंगा इसमें. ये T3 माइनस T2 जो है वो ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये साइड से कैंसिल होगा. CP कैंसिल होगा, तो यहाँ पे एक साइड 1 रह जाएगा. ये माइनस जो है वो यहाँ पे माइनस हो गया, और लसा ले रहे हैं मतलब सिंपली, तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? CV बाई CP और ये वाला. isn't it? Fine. Now, as you know, CP by CV is equal to gamma. Gamma is for the, its value is 1.4, which is for the adiabatic process, as you know it. जैसे हमने ऑटो साइकिल में किया था, K की जगह गामा पुट ऑन किया था, तो उसी तरह CP by CV गामा है, तो यहाँ पे 1 by गामा आएगा. isn't it? क्यों 1 by गामा आएगा? क्योंकि CP नीचे है, तो CV हम उसके नीचे ला सकते हैं. ये भी मैथमेटिकल स्टेप है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. उसी तरह ये वाला. अभी जैसे हमने ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो का किया था, उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे हम. isn't it? तो ये जो R है, इट इज कंप्रेशन रेशियो विच इज फॉर द कंप्रेशन प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2. तो V max by V minimum which is V1 by V2 आएगा. ओके, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है दूसरा वो ऐड हो रहा है, विच इज कॉल्ड एज कट ऑफ रेशियो. ओके, और उसको बोलते हैं रो. देखो, ये वो डेंसिटी वाला रो नहीं है,
उसको हम रो बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो ये रो है, और फॉर पर्टिकुलरली डीजल इंजन उसको हम रो बोलते हैं, लेकिन ये डेंसिटी नहीं है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। फाइन, तो ये उसको बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। ये कट ऑफ रेशियो क्या आएगा, V3/V2 आएगा, और ये जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए होता है। और कट ऑफ रेशियो का मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, समझो थोड़ा, ये कट ऑफ क्या होता है ना वो समझो, उसके बाद से आपको पता चलेगा ये कट ऑफ क्या है ना। चलो, तो इस फिगर से मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ दैट व्हाट इज कट ऑफ रेशियो। यहाँ पे प्रोसेस 2 to 3 हो रही है, सपोज ये डीजल इंजन है जिसमें सिर्फ एयर इन हो रही है, ओके। तो जब एयर इन होगी और प्रोसेस 2 स्टार्ट होगी, ओके, तो पिस्टन यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर पे उसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा इंक्रीज होगा, ओके, थोड़ा इंक्रीज होगा। और उस टाइम यहाँ से प्रोसेस 2 स्टार्ट होगी, और जब वो पिस्टन नीचे जाएगा, उस दौरान आपका फ्यूल इंजेक्टर होगा। यहाँ पे देखो, स्पार्क प्लग नहीं होगा डीजल इंजन में, फ्यूल इंजेक्टर होगा। उस टाइम आपका फ्यूल जो है वो इसमें एंटर करता रहेगा, और जब यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्रोसेस 3 मतलब जो स्टेट 3 पे आपका आ जाएगा आपका पिस्टन, तब क्या होगा कि ये फ्यूल जो है वो फ्यूल इंजेक्टर से इंजन के ये जो पोर्शन है उसके अंदर इन नहीं होगा, उसको कट कर देगा, ओके, फ्यूल आना बंद हो जाएगा, isn't it? इसको कंबशन चैम्बर बोलते हैं। तो वो चैम्बर में फ्यूल आना बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा, जब आपका स्टेट 3 अचीव हो जाएगा तब, ओके। तो ये कट ऑफ हो गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कट ऑफ रेशियो। नहीं समझ में आया हो तो बताओ। आया आया सर। ओके, गुड गुड। पटेल आयुष, समर्थ, शुभम, समर्थ को समझ में आ रहा है? मिस्टर समर्थ, शुभम पोद्दार, ओके। समर्थ का यहाँ पे चैट आया है, यस यस, ओके फाइन फाइन। क्या बोल रहे हो पोद्दार? हेलो, मैं आगे बढ़ू तो आगे बढ़ता हूँ, चलो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोसेस 2 to 3 ये रही, जिसके अंदर मैं कट ऑफ की बात की, तो उसके हिसाब से कट ऑफ रेशियो आएगा विच इज फ्रॉम V3 to V1, बिकॉज V3 इज वैल्यू ऑफ V3 इज हायर देन V2, दैट इज व्हाई वी कैन राइट इट एज V3/V2, फाइन, Vmax/Vmin वी कैन से इट। तो यहाँ पे कट ऑफ रेशियो जो आएगा वो V3/V2 आएगा। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। जितनी भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, सपोज 1 to 2 है, तो वो प्रोसेस के लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं, आपको पता है ना, T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 रेज टू गामा -1। और ये V1/V2 जो है उसको हम R लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, R इज इक्वल टू V1/V2, ओके। सो V1/V2 विच इज 1/R, क्योंकि V1 नीचे है ना, तो V2 यहाँ पे और नीचे आ जाएगा, सो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो उस हिसाब से 1/R आएगा raised to gamma -1। and for process 2-3 what is going to be happen here, constant pressure process है। तो constant pressure process का मीनिंग क्या हुआ, वो हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे उस पे, याद है? 3 लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ, बॉयल्स लॉ। हे प्रभु, ये कौन सा लॉ हो गया? देखो, कांस्टेंट प्रेशर है तो कौन सा लॉ हो गया, बताओ मुझे। V is proportional to T, याद करो कुछ। हो गया आपका कल्याण, सबका कल्याण हो गया। चलो, तो ये प्रोसेस के हिसाब से V इज प्रोपोर्शनल टू T था, ओके। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रोसेस 2 to 3 है ना, तो V2/V3 इज इक्वल टू, इसको प्रोपोर्शनलिटी को मैं दूर कर देता हूं, इज इक्वल टू T2/T3 लिख सकते हैं हम, फाइन। तो उसके हिसाब से आपका क्या बनेगा, ये वाला T2 इधर आ जाएगा, V3 इधर चला जाएगा, है ना। सो दैट इज व्हाई दे हैव रिटन हियर दिस थिंग्स, और उससे हमने T3 को करता बनाया, isn't it? उसके बाद क्या किया हमने, ये V3 - V2 जो है उसकी जगह पे हमने रो लिख दिया।
ये हम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के दौरान, ये याद रखना आप। ओके, तो उसकी जगह पे हमने रो लिख दिया। ओके, और T2 की जगह पे हमने T1 के फॉर्म में लिख दिया। तो वो कहां से लिखा, वो यहां से लिखा। फाइन, T2 यहाँ पे चला जाएगा आपका। हम ऐसा करते हैं, ये मैथमेटिकल स्टेप्स है भाई, इसको पूरा उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करेंगे तो कैसे होगा, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, ये V2 बाई V1 वाला जो है वो पूरा उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन V2 बाई V1 रेस टू गामा होगा, इजंट इट। उसके बाद T2 को मैंने ऊपर ले लिया, तो उस हिसाब से फाइन। तो ये 1 अपॉन R जो है वो अभी आपका ऊपर आ गया, दैट इज वाई दे हैव रिटन R रेस टू गामा माइनस 1। ये मेरे दिमाग में सेट हो रहा है मैथमेटिकल स्टेप, मैंने आपको समझाया अभी, लेकिन आपके दिमाग में इंडिविजुअली सेट होना चाहिए ये चीज अभी। फाइन, तो उसके हिसाब से ये प्रोसेस 2-3 प्रोसेस का हो गया आपका, और वो हुआ आपका T3 इज इक्वल टू टी रो T1 R रेस टू गामा माइनस 1। उसी तरह प्रोसेस 3-4 के लिए देखो, पहले हमने प्रोसेस 1-2 के लिए किया, वो कहां से किया, हमको पता है कि वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का जो इक्वेशन है वो हम 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वो आएगा। सिर्फ हमको ये याद रखना है कि ये 1-2 है कि 2-3 है। फाइन, फिर हमने कांस्टेंट प्रेशर के लिए किया 1-2-2-3, नाउ हम जा रहे हैं 3-4 प्रोसेस के लिए। ओके, तो उसका ये बन रहा है, वो भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो T3/T4 इज इक्वल टू V4/V3 रेस टू गामा माइनस 1। ओके फाइन, उसके बाद देखते हैं, उसके हिसाब से आपका ये बनेगा। ओके, उसके ऊपर से ये बनेगा आपका, क्योंकि V1/V2 जो है वो आपका R बनेगा, और V3/V2 याद करो, V3/V2 जो है वो आपका रो है ना। तो यहाँ पे V3/V2 रो है, लेकिन आपका जो यहाँ पे स्टेप है वो V2/V3 है, वो रो जो है वो 1 अपॉन रो हो जाएगा, विच इज R अपॉन गामा रेस टू R अपॉन रो रेस टू गामा माइनस 1। फाइन, तो उसके हिसाब से हमने यस सर। करता बनाया। सो T4 इज इक्वल टू T3, गुड गुड गुड, T3 रो अपॉन R रेस टू गामा माइनस 1। ये फिर से हमने उल्टा किया। ओके, हाँ फाइन, आई होप समझ में आ रहा है। उसके बाद ये जो T3 था ना, उसको भी हमने T1 के टर्म में अप्लाई किया, और वो कहां से किया, हमने एक और इक्वेशन पुट ऑन किया था, फाइंड किया था, which comes from the process 2-3, T3 comes in terms of T1, तो ये हमने यहाँ पे जो आया था ना वो वाला। ओके, चलो ये सब दिमाग में रखना। उसके बाद अभी देखो क्या कैंसिल हो रहा है, फाइन, और ये रो रेस टू 1 है, और ये रो रेस टू गामा माइनस 1 है, तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर प्लस होगा, सो रो रेस टू गामा, और बचा दूसरा T1। फाइन, ओके, अभी जो हमने एफिशिएंसी का इक्वेशन लिया था Q1, और उसको हमने T1, T2, T3 और T4 के टर्म में कन्वर्ट किया था, अभी जितनी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, ओके, T2 की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट की, देखो T3 की वैल्यू हमने प्रोसेस 2-3 से फाइंड आउट की। ओके, T1 की वैल्यू, उसको तो T1 ही रखना है, क्योंकि हमने सबको T1 में कन्वर्ट कर, isn't it? और T4 को भी हमने T1 में कन्वर्ट किया, तो ऑल शुड बी कम्स इन टर्म्स ऑफ T1, तो T1 कहीं ना कहीं पे हम कैंसिल करेंगे, ये कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, isn't it? देखते हैं क्या होता है। देखो सब वैल्यू पुट ऑन की हमने, T4 वाली यहाँ पे, T1 को T1 रखा, ये T3 का वैल्यू और ये T2 का वैल्यू। ठीक, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं हम। हाँ चलो, तो यहाँ पे ऊपर वाला देखो, देखो ऐसा कुछ होना तो डरने की जरूरत नहीं है, जो भी आप कॉमन निकाल सकते हो उसको पहले निकालो, है ना, आराम से देखो, डरना नहीं है। तो यहाँ पे T1 कॉमन निकल सकता है, तो वो हमने कॉमन निकाल के बाकी का जो बचा वो यहाँ पे ले लिया। फिर यहाँ पे और क्या निकल सकता है कॉमन, नीचे के स्टेप में डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में देखोगे ना, तो एक T1 तो निकल रहा है, दोनों में है, और दूसरा R यस सर, वो दोनों जो है निकल जाएगा। यस सर। हाँ, तो देखो देखो यहाँ पे मैं दूसरी पेन यूज करता हूँ, ये रहा,
तो यहाँ पे ये कॉमन निकल गया, अभी रहा क्या, यहाँ पे रो रहा और यहाँ पे तो सब निकल गया, तो सिर्फ हम 1 लिख सकते हैं, दैट इज वाई 1 इज रो माइनस 1। ओके फाइन, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं समझ में आया मुझे स्टॉप करना। पूरा पी। ओके चलो, ओके अभी ये T1 कैंसिल कर दिया मैंने, अभी बचा क्या, ये वाला सिर्फ, फाइन। उसके बाद यहाँ पे आर एस टू गामा माइनस 1 जो है उसको बाहर निकाल लिया और ये जो गामा था उसको अंदर ला दिया, isn't it? तो ये आपका हो गया डीजल इंजन के लिए एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी के। आप देखोगे इसमें एक चीज नोट करोगे आप, तो ऑटो साइकिल जो था उसके लिए एफिशिएंसी यहां तक था, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन आर एस टू गामा माइनस 1। उसके अंदर आप ये चीज ऐड करोगे इस टर्म में, लेटर वाले टर्म में, राइट वाले टर्म में, तो आपका डीजल इंजन का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ आपको, isn't it? अदरवाइज ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और कार्नोट साइकिल, ये तीन का थर्मल एफिशिएंसी, ये तीन में से मैं बोलता हूँ तीनों तीन आएगा, कंपलसरी आएगा जीटीयू एग्जाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइन, आपको कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आपको चाहिए थर्मल एफिशिएंसी, तो आपके दिमाग में इंस्टेंटली स्टक होना चाहिए कि भाई थर्मल एफिशिएंसी मींस दिस इक्वेशन, और उसको मैंने Q1 और Q2 के टर्म में लिख दिया, तो बन गया मेरा इक्वेशन Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ओके, अभी हमको सब खेलना है Q1 और Q2 के टर्म में, तो Q1 का आएगा ये CPDT और Q2 का आएगा CVDT। फाइन, तो उससे आपको ये वैल्यू जो है पुट ऑन करनी है और एक इक्वेशन बनाना है विच इज कम्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। देखो हम गए अभी हीट से टेम्परेचर के टर्म में, isn't it? तो हमारा ये इक्वेशन बना अब तक, और उसके बाद हमने क्या किया, Cp बाई CV इज इक्वल टू गामा, वो आपको पता है, तो जैसे जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ है तो वहां पे ऐसा पुट ऑन करते जाओ, तो ये आपका एक फाइनल इक्वेशन बना, मिडल एज फाइनल इक्वेशन बना। अभी आपको उसमें काम करना है ना, क्या काम करना है कि जो भी टेम्परेचर है वो सबको T1 के टर्म में कन्वर्ट करना है। फाइन, और उससे पहले आपको दो चीजें डिफाइन करनी है इसके बाद, which is R and rho. R is compression ratio, which is V1 by V2, and gamma rho is your V3 by V2, which is your cutoff ratio. फाइन, उसके बाद एक एक करके प्रोसेस लेते जाओ, प्रोसेस 1 2 लेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 2 से, तो वो आएगा आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, वो आपको पता है ना, तो उसके हिसाब से थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग आपका ये इक्वेशन बनेगा। ओके, तो उसमें T2 को करता बना के T2 को T1 के टर्म में कन्वर्ट करो, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखो सीधा यहाँ पे सोचो आप, है ना। उसके बाद उसी तरह कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, चार्ल्स इक्वेशन, चार्ल्स लॉ सॉरी, तो वो चार्ल्स लॉ जो है उसके हिसाब से ये इक्वेशन बनेगा, उसमें T3 को करता बना, और T3 को क्यों बनाया, क्योंकि हमको T3 को T1 के टर्म में लिखना है। फाइन, तो उसके हिसाब से ये प्रूफ आएगा। उसके बाद देखो प्रोसेस एक सीक्वेंस में जा रही है, 1 2 के बाद 2 3, 2 3 के बाद 3 4 और 3 4 के बाद 4 1। ओके, तो 3 4 प्रोसेस में ये बनेगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो फाइन, तो ये बन गया आपका 3 4 प्रोसेस के लिए, और उसको T4 को T3 के टर्म में कन्वर्ट करता बना और T3 को T1 के टर्म में, तो आपको अल्टीमेटली T4 T1 के टर्म में मिलेगा, isn't it? Which is this equation. उसके बाद सब टेम्परेचर को यहाँ पे रख दो, सब T1 के टर्म में मिलेगा, T1 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इक्वेशन यू will going to get as a thermal efficiency of diesel engine. आई होप आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया। देखो यही है ना, ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन आर रेज टू गामा माइनस 1। ओके, तो डीजल इंजन में हमने क्या किया, जो इक्वेशन याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं सिर्फ, डीजल इंजन के अंदर वेट 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 वेट, हाँ, तो डीजल इंजन के अंदर हमने यहाँ पे इतना जो था याद रखने के लिए, ये ऑटो साइकिल का है और उसमें आप ये ऐड करोगे तो डीजल का हो जाएगा। फाइन, चलो
कुछ भी डाउट हो तो बताओ। ओके, आगे बढ़ू मैं, 5 सेकंड वेट करता हूँ, चलो। ओके चलो, नाउ अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। ओके, पहले मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ। हम जनरल बात करते हैं। आपको, आपने कहीं पे डीजल इंजन देखा होगा, आप बताओ मुझे, आपने कहाँ पे डीजल इंजन देखा है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द डीजल साइकिल, सो यू कैन इजीली फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ डीजल साइकिल। सर ट्रक ट्रक में होता है, बस में। डीजल इंजन ट्रक में देखा है। गुड गुड गुड, ट्रक एंड बस। ओके, ट्रक एंड बस। गुड गुड गुड। सर बुलेट में भी तो होती है, रॉयल एनफील्ड में भी डीजल ट्रैक्टर में होता है, बुलेट में भी डीजल इंजन आता है, इजंट इट? ट्रैक्टर। हाँ, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, यस यस यस। सो यू बेसिकली नो अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द डीजल साइकिल, है ना? तो ये डीजल इंजन पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन 5th सेमेस्टर में, सीधा 5th सेमेस्टर। ओके, लेकिन जनरल टर्म में बताऊं ना, तो ये हैवी इंजन्स, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं उसके अंदर ये डीजल साइकिल यूज होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना? एक मिनट, एक मिनट। मिस्टर ध्रुव पढ़ाया, मिस्टर ध्रुव पढ़ाया, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका लेक्चर जो है, आपको मेरी आवाज आ रही है ध्रुव पढ़ाया? तो आपका 5th सेम का लेक्चर भावेश राजपूत सर ले रहे हैं। अभी यहाँ पे 3rd का चल रहा है, फाइन। तो यू कैन लेफ्ट दिस मीटिंग एंड ज्वाइन द लेक्चर ऑफ भावेश राजपूत सर, फाइन। ओके चलो, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो डीजल एक्सक्यूज मी इंजन। सर। हाँ बोलो अतुल, अभिषेक। सर ऐसा पूछ रहा हूँ कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन और दोनों में सर डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस जो है, जो मैंने अब तक डिस्कस किया, वो आप समझो। कौन कौन से, आपको क्या लगता है मैंने क्या क्या डिस्कस किया? आपको कुछ समझ में आया कि मैंने ये सर डिस्कस ऐसे किया? ऐसे नॉर्मली पता है कि सर जो डीजल होता है वो ज्यादा गैस रिलीज ज्यादा करता है, मतलब गैस रिलीज करता है। जलने के बाद सर ओके धुआं। ओके, हाँ 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 हाँ। फिर और हाँ, कुछ? और सर सिलेंडर होता है सर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर हाँ। ऐसा। हम्म। और डीजल में डिफरेंस, होता है नहीं 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 और नहीं, आप डिफरेंस पूछ रहे हो, ये तो दोनों में हो सकता है। हाँ सर, डिफरेंस वही मालूम नहीं है सर। हम्म, मैंने बताया डिफरेंस। डिफरेंस तो मैंने ऑलरेडी, मैं 2-3 डिफरेंस तो ऑलरेडी मैं बता चुका हाँ सर बताए थे लेकिन याद नहीं। हूँ। पेट्रोल इंजन में ना एक स्पार्क प्लग होता है, क्या होता है? स्पार्क प्लग होता है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। ये मैंने कितनी बार डिस्कस किया है ना? ये बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस बताऊं तो पेट्रोल इंजन का मतलब कि ऑटो साइकिल जो है उसका कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो थोड़ा कम होता है, 7 to 10 होता है। और डीजल का वो ज्यादा होता है। अभी ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम 35। बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हाँ मैं सर, बस, वो वीडियो देखा था सर, एयर का हाँ और हाँ डीजल में वो हाँ, ज्यादा मैंने होता बताया है। था वीडियो। एक मिनट, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाँ। तो ये डिस्कस हुआ था संडे, लेकिन इतना ज्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि बिकॉज इट विल गो मोर ऑफ ऑफ द टॉपिक, ओके सर। फाइन। हाँ, तो अभी ये डिस्कस कर रहा था मैं कि इट ऑपरेट्स एट मच हायर कंप्रेशन रेशियो। जैसे मैंने बताया ना, ये एक बेसिक डिफरेंस भी हो गया कि यहाँ पे डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो बहुत ही हाई होता है। ओके, सो thus they are usually more efficient than spark engine। मतलब कि आपका जो डीजल इंजन है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि उसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है, उसकी वजह से, फाइन। Diesel engine also burn the fuel more completely since they usually operate at low revolution per minute। उसके आरपीएम जो होते हैं वो कम होते हैं।
डीजल इंजन के, है ना, कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। एंड द एयर फ्यूल मास रेशियो इज मच हायर देन स्पार्क इग्निशन इंजन। उसका जो मास रेशियो होता है एयर फ्यूल का वो भी बहुत ज्यादा हो। ओके, एंड थर्मल एफिशिएंसी के बारे में बात करूं, उसके नंबर के बारे में, तो वो जनरली 35 to 40% होती है। मतलब देयर आर अराउंड 60% हीट लॉसेस हैज बीन देयर। ओके फाइन, विच इज इन द एटमॉस्फेयर। तो अभी आप ये फिगर जो है ना, आप उसको अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, आपको याद हो तो। ये आपका सोर्स था, यहाँ से हीट जो है वो जा रही थी, ये आपका डीजल इंजन है, और ये हो रहा था आपका हीट लॉस। ओके, और ये हीट लॉस कहाँ पे होता है डीजल इंजन में? एटमॉस्फेयर में होता है। फाइन, तो ये आपका हो गया, जो सिंक है वो हो गया आपका एटमॉस्फेयर। और सोर्स हो गया आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर, या फिर डीजल इंजन में सिर्फ एयर, उसके बाद फ्यूल आता है। ओके, तो कंबशन चैम्बर जहां से आपका हीट प्रोड्यूस होता है। आपको अभी ये फिगर अच्छे से समझ में आ रहा हो। एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फिगर ऑफ डीजल इंजन। ये आपको ड्रॉ करनी है अगर पूछते हैं तो एग्जाम में, कैरेक्टरिस्टिक में पूछते हो तो, है ना। ये थर्मल एफिशिएंसी, ये कंप्रेशन रेशियो। तो जब आरसी जो है यहाँ पे, उसको हम रो बोलेंगे हमारे केस में, तो रो इज इक्वल टू 1 होगा, तो वो आपका ऑटो साइकिल हो जाएगा। देखो इसको समझते हैं, रो इज इक्वल टू 1 होता है तो वो कैसे ऑटो साइकिल होता है। हमारे पास इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे रो की जगह पे 1 लिखो, क्या होगा? 1 गामा जो होगा वो 1 ही होगा। ओके, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0। ओके, इफ दिस इज 0, ये पूरा टर्म 0 होगा, और ये 0 होगा तो ये तो है वो पूरा 0 होगा, isn't it? तो उसकी वजह से आपको जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी। फाइन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो उसी तरह जब रो की वैल्यू 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, उसके लिए आपको अलग अलग एफिशिएंसी वर्सेस कंप्रेशन रेशियो का चार्ट बताया गया है यहाँ पे। और ये जो रेड लाइन है वो ये बोलती है कि भाई इसका कंप्रेशन रेशियो जो होता है डीजल इंजन का, वो अराउंड, ये रेड लाइन मतलब 12 से लेके कहाँ तक है वो रेड लाइन? 22 और 23 के बीच में। तो इसके बीच में आपका कंप्रेशन रेशियो होता है, तब आप थर्मल एफिशिएंसी इतनी अचीव कर सकते हो। इतनी मीन्स यहाँ पे 12 होगा तो इतनी आएगी, 12 पे रो 4 होगा तो आपकी एफिशिएंसी इतनी आएगी, इजंट इट? अराउंड देखो 45 50 तक जा रही है इस केस में। तो कुछ इस तरह से आप चार्ट जो है उसको राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। फाइन, वी हैव 5 minutes लेफ्ट। नेक्स्ट टर्म इज ड्यूअल साइकिल। ओके, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, आपको मुझे बोलना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूअल साइकिल। ओके, ये रही फिगर, आपको दिख रही होगी फिगर। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द डिफरेंस। आपको फिगर दिख रही है ना? ना सर, नहीं देखा दी। हाँ, अभी अभी देखो, अभी देखो। जस्ट ऑब्जर्व द पीवी डायग्राम ओवर हियर। पीवी डायग्राम ऑब्जर्व करो और आप मुझे बताओ क्या डिफरेंस है। पूरा आपको थ्योरी मुझे एक्सप्लेन करना है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी। आपको जितनी भी प्रोसेस है वो सब मुझे आपको बतानी है, आप मुझे बताओगे, है ना। उस हिसाब से मैं कंक्लूड करूंगा कि आप सही है कि गलत। क्या हुआ? कुछ तो बताओ भाई, आपको लगता क्या है? सर हेलो, हाँ, जो सर हेलो। ये पहला जो चार्ट है ना, हाँ आइसोट्रोपिक वाला, हाँ हाँ हाँ, ऐसे, 1 to 2 प्रोसेस मतलब। हाँ, जो सर ये क्यू इन दिखा रहा है, मतलब ये यस फ्यूल एनर्जी बोल सकते हैं, है ना सर? क्या बोल हीट, सकते हो? हीट हीट। हाँ, हीट बोल सकते हैं, हाँ। हाँ, तो सर ये डुअल
साइकिल बोल सकते हैं, क्योंकि इधर से सर पेट्रोल और डीजल दोनों, मतलब दोनों इंजन है। ऐसा कैसे आप बोल सकते हो दोनों इंजन है? मतलब एक इंजन में दोनों, दो पेट्रोल से मतलब चल सकते हैं, क्योंकि आप बोले थे डुअल इंजन का मतलब पेट्रोल और डीजल दोनों से भी चल सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला था। नहीं, मैं ऐसा नहीं। सर बोलना, वो क्या बोलते हैं, जो जनरल पंपिंग सेट आता है सर, उसमें क्यों केरोसिन और पेट्रोल से चल जाता है? पहले इसको बता। भाई पटेल आयुष, शुभम पोद्दार, समर्थ। समर्थ सर गायब थे इन लोगों, समर्थ तो एकदम सर गायब। सर वन क्वेश्चन फॉर इट। पहले इसको ये बताना सर जो पूछे। क्वेश्चन बाद में, पहले इसको सॉल्व करो भाई। टीचिंग लर्निंग मेथड में यही प्रॉब्लम है। मैं बोलता रहूंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तब आपको पता चलता है मुझे कितना समझ में आया। अभी मुझे लग रहा है मैंने जो पूरा 2 लेक्चर लिए उसमें से आपको 50% सर नहीं समझ में आया। दोनों तो सर फिगर सेम ही लग रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर एक में प्रेशर है, इधर टेम्परेचर पटेल ये। आयुष, शुभम पोद्दार, वॉल्यूम आपको कुछ बोलना है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। नो सर। क्या नो सर? तो मतलब कुछ समझ नहीं आया, ऐसा हुआ ना? सर दूसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट। अगला आ गया है क्या, बोल रहा है? इसमें दूसरे में मीन्स क्या समझू मैं? आपका 1 या 2 मिनट रह गया है। सर दोनों डायग्राम सेम है कि नहीं, हो रही है सेम है ना? सेम नहीं है भाई। आप लोग फिगर आउट करो। बुक है, कुछ भी है, नेट पे भी आपको मिल जाएगा, और मुझे कल बताना, है ना, कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल के बीच में। हाँ यार, आप इतना सर जजमेंट कैसे कर रहे हो? एक ऑब्जर्वेशन एक पावर हो गया आपका। एक पॉइंट में सर 2 और 4, जो 4 में प्रेशर कांस्टेंट है और दूसरे कांस्टेंट, क्या? लेकिन एक पॉइंट में आके उसकी चेंज होती है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो आपको अपना आवाज है वहां बंद नंबर करो 3 पे अभी। आके चेंज होती है जस्ट। फिर से बोलो, अभी फिर से बोलो शुभम।